तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष होता था बताइए? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, ठीक है? जो इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का है। तो गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का एक सर्वोच्च अधिकारी का पद हुआ करता था और ब्रिटिश भारत के समय कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं रहा कभी, क्योंकि यह पद जो है महत्वपूर्ण था और सिर्फ अंग्रेजों की ही भर्ती होती थी इस पर, ठीक है? भारतीयों को दूर रखा जाता था उच्च पदों से। 1858 तक गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा चयनित किया जाता था और वह उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी होता था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी थी? भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या थी 8। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत में संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। पहली है कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया, और दूसरा है इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रण किया, ठीक है, विकेंद्रीकरण किया, जिससे हुआ क्या, मुंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई और भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 8 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1919 अधिनियम के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर एन बनर्जी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर रॉस वार्कर? देखिए, भारत में सिविल सेवा का, पुलिस सेवा का पिता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ हो रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। 1919 अधिनियम के तहत गठित ये जो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, तो प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस वार्कर, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, इसकी जो उपज है वो 1 अक्टूबर 1926 में उपजी थी, ठीक है? उस समय जो है इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो सर रॉस वार्कर थे, जिन्होंने 1926 से 1932 तक इस पद पर काम किया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? कई बार सामने आया होगा, तो प्रश्न केवल ऐसे ही पूछ सकता है, पूरा लिख सकता है, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी और इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया और राज्य एवं रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता को प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? देखिए, यहाँ 1909 का अधिनियम, 1919, इसको मार्ले मिंटो, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। ये भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है। यहाँ उत्तर 1919 का अधिनियम है, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में महिलाओं सहित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन व्यवस्था या प्रणाली समाप्त कर दी गई? तो ये महारानी की उद्घोषणा या भारत शासन अधिनियम 1858 भी कह सकते हैं इसको, 1858 का अधिनियम, या साम्राज्य की घोषणा। तो कंपनी के कुप्रशासन से उपजे असंतोष ने एक विद्रोह का रूप ले लिया जो 1857 की क्रांति के रूप में गठित हुआ और क्रांति के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने बेहतर सरकार उपलब्ध कराने के नाम पर 1858 का अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन की व्यवस्था प्रणाली जो है इसके तहत अब समाप्त कर दी गई और इसके सहायतार्थ 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। यह परिषद एक सलाहकार समिति की तरह कार्य करती थी और भारत सचिव इस परिषद का अध्यक्ष होता था। भारत सचिव, यह सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और भारत के राज्य सचिव को एक विकास निगम घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई? कौन सा अधिनियम था वो जिसके तहत सबसे पहले चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई? 1919 का अधिनियम, यानी मार्ले मिंटो अधिनियम, या 1853 का अधिनियम। ये 1853 का अधिनियम ये हो गया सबसे अंतिम चार्टर है।
1858 का अधिनियम या 1892 का अधिनियम? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1892 का अधिनियम। तो देखिए 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीयों में पनपी राष्ट्रीयता, 1885 में कांग्रेस की स्थापना और एल्बर्ट वेल विवाद आदि घटनाओं ने अंग्रेजों को 1892 का अधिनियम या 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करने पर बाध्य कर दिया अंग्रेजों को। और इस अधिनियम का निर्माण जो है विधान परिषदों के विस्तार एवं उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से किया गया था, 1892। ठीक है, तो इसी अधिनियम ने जो है सबसे पहले चुनाव पद्धति की शुरुआत की। तो इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था चुनाव पद्धति की शुरुआत करना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस एक्ट या अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? कौन सा अधिनियम था वो? 1784 का अधिनियम, 1786 का, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। 1833 यानी ये तीसरा चार्टर है और ये चौथा चार्टर है। यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ उत्तर है 1784 का अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद 3 सालों के बाद 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया। और इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है, पूरा लिखकर पूछा जा सकता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 का अधिनियम या केवल 1784 लिखकर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था 1833 का चार्टर है, ये तीसरा चार्टर है। 1793 पहला चार्टर, दूसरा चार्टर, तीसरा, चौथा चार्टर। तो 1833 के चार्टर एक्ट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्य को स्पष्ट करने हेतु किया गया। इसके द्वारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और गवर्नर जनरल को निर्देश दिए गए कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है चार्ल्स मैडकॉफ और स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा। तो 1835 में चार्ल्स मैडकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किया था और इस फैसले का भारतीयों ने स्वागत किया था। अतः चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बता दीजिए। उनका नाम था टैगोर थे वो, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सहारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य ही नियुक्त होते थे। ठीक है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो है 1858 का अधिनियम आया, उसमें सेना में मतलब ब्रिटिश सेना में जो है भारतीयों की भी नियुक्ति हुई। अब उसी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट इसमें गलत है। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया और अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद हुआ, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। अधिकारी वर्ग में तो अंग्रेज ही रहते थे। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक है, तो पहले ही गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अंग्रेजों ने 1858 के बाद विद्रोह न होने के उद्देश्य से सेना का पुनर्गठन किया और अधिकारी वर्ग से भारतीयों को शामिल न करने की पुरानी जो नीति चली आ रही थी अनादिकाल से, उसका कड़ाई से जो है पालन किया गया, मतलब बरकरार रखी गई। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। चार्टर एक्ट 1833 के निम्न प्रावधानों में से कौन सा सही नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान किया जाना, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति और इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब मद्रास का गवर्नर जनरल बन गया कहलाने लगा। देखिए बुलेट पॉइंट होते हैं, इनको याद रखिए क्योंकि इनसे स्टेटमेंट गलत कराता है एग्जामिनर। 1833 के अधिनियम में बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, मद्रास का नहीं, गलत है ये वाला स्टेटमेंट, बाकी सही है, पहला सही है, तीसरा और डी भी सही है। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित रहने को कहा गया।
और इस अधिनियम में यानी 1833 के चार्टर के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे कानूनी सदस्य के रूप में मेघालय को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आज ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा प्रशासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए दूसरा तो करेक्ट है, लेकिन ये भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्सादित किया था 1813 का चार्टर था, वो 53 का नहीं, मतलब दूसरा चार्टर था। ये चौथा चार्टर की बात कर रहा है, गलत है, केवल 2 सही है। तो पहला वाला कथन गलत है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन की जिम्मेदारी ग्रहण की गई। तो दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन या कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? कौन सा अधिनियम था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, या 1919 का अधिनियम, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं है, 1892 का भी नहीं है, 1909 का भी नहीं है, पहला ही है 1861 का अधिनियम। तो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वायसराय की परिषद को एक कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। और लॉर्ड कैनिंग ने जो है इस हेतु अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार पढ़ लेना उसको। धन्यवाद।